नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा और हम आपके लाए हैं आज एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा कंटेंट जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में ये टॉपिक मीडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन रहा और आज हम बात करेंगे अपने नेशनल एम्बलम के बारे में। कुछ फैक्ट्स ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो कि हमें शायद पता भी नहीं थे और वो एक्ज़िस्ट करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है हमारा नेशनल एम्बलम। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी ये रही कि जो शेर्स हैं वो थोड़े-से एग्रेसिव दिख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस समय इसको इंस्टॉल किया गया है हमारे भारत के नए पार्लियामेंट के बिल्डिंग के टॉप के ऊपर। जो क्रिटिक्स थे उनका ये कहना था कि शेरों को थोड़ा-सा एग्रेसिव दिखाया गया है रादर देन जो पुरानी हमने एम्बलम की जो है मूर्तियाँ देखी हैं, जो स्कल्पचर्स देखे हैं उनके मुकाबले। अब देखिए, हमारा पॉइंट ये है कि हम इस टॉपिक को यूज़ करेंगे अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। कंट्रोवर्सी से हमारा कोई लेना-देना है नहीं, है हमारे देश के नेशनल एम्बलम दोनों ही और कै जिन्होंने ये इस मूर्ति को बनाया उन्होंने भी यही कहा है कि देखिए, क्योंकि मूर्ति का आकार बड़ा है तो थोड़े बहुत फीचर्स आपको ऐसा लगेगा कि उनमें चेंज आया है, लेकिन सिर्फ़ साइज़ बड़ा है, लेकिन उनके एज़ सच फीचर्स में कोई चेंज नहीं किया गया है कि किसी को एग्रेसिव दिखाया गया है, किसी को टोन डाउन किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत का जो नेशनल एम्बलम है, उसको अडॉप्ट कब किया गया? तो आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तो एक आज़ाद देश की तरह हमें भी अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता थी और पंडित नेहरू जो जो हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये सोचा कि भाई क्यों ना एक भारत को एक सिंबल दिया जाए, भारत की पूरी जनसंख्या को, पूरी जनता को एक ऐसा सिंबल दिया जाए और इसके लिए उन्होंने एक सिविल सर्वेंट जो थे, उनकी हेल्प ली। और वो सिविल सर्वेंट थे बदरुद्दीन तयाब जी। उनको उन्होंने बोला कि भाई देखिए आपकी जो है आपके पास ये एक विज़न है और इस विज़न को लेकर आप जो है भारत के लिए एक एम्बलम बनाइए। तो इसके बाद वो जो सिविल सर्वेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी और उनकी वाइफ़, उन दोनों ने मिलकर बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन्स बनाए। ब उन्होंने ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज़ भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, हर जगह लेटर्स भेजे, लोगों से सजेशंस माँगे और जितने भी सजेशंस आए, वो कहीं न कहीं ब्रिटिश राज को दिखाते थे। लेकिन तभी जब ये डेडलाइन पास आ रही थी, तभी उनको याद आया कि भई एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें हमारा नेशनल एम्बलम मिल सकता है। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सारनाथ की जो लायन कैपिटल है और जिसको अशोक ने जो है काफ़ी डेवलप किया था। वहाँ पे जो सम्राट अशोक थे, वहाँ पे उन्होंने एक लायन कैपिटल बनाई थी, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बस उन्होंने उसी लायन कैपिटल का एक सहारा लिया और उन्हीं शेरों को उठाया और उन्होंने भारत का एक एम्बलम बनाया, उसका डिज़ाइन बनाया जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया गया फ्लैग्स कमिटी के सामने, तो उनको बहुत पसंद आया। उसमें कुछ उन्होंने चेंजेस किए, उसके बारे भी हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा गया। अब सत्यमेव जयते एक्चुअली में ये जो सेंटेंस है, सत्य की हमेशा विजय हो, ये लिया गया था मुंडका उपनिषद से। तो काफ़ी जो है फैक्ट्स निकाले गए थे, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी हिस्ट्री से निकाली गई थी और बदरुद्दीन त्याब ने ये रीज़न भी यही दिया था कि भई हमने इनको अडॉप्ट इसलिए किया क्योंकि भारत का जो इतिहास है वो इतना रिच है, इतने जो है शूरवीर और इतने दानवीर जो हमारे पास राजा रहे हैं और तो हमें उनको जो है दर्शाना चाहिए रादर देन हम किसी बाहर के देश के किसी सिंबल को उठाएँ। इसीलिए उन्होंने जो है लैंड कैपिटल का सपोर्ट लिया और लैंड कैपिटल को हमारे नेशनल एम्बलम के रूप में उन्होंने प्रेज़ेंट किया था। अब आप देख सकते हैं कि जब से भारत का नेशनल एम्बलम ये शेर बने हैं, इसको अडॉप्ट तो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तब से अब ये भारत की पहचान बन चुका है। तो आप ये जान लीजिए हमारा ऑफ़िशियल जो है सिंबल है ये आप कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होगा वहाँ पे आपको नेशनल एम्बलम नज़र आएगा। चाहे आप सिक्के की बात कर लीजिए या फिर आप जो हमारी रैंक्स होती हैं, मिलिट्री की रैंक्स होती हैं, वहाँ भी आपको जो है नेशनल एम्बलम नज़र आता है। इवन अगर आप यूपीएससी की वेबसाइट्स पे जाएँगे तो वहाँ पे भी आपको नेशनल एम्बलम ही नज़र आएगा उनके लोगों के लिए। इवन जो भारत का राजपत्र होता है, गेज़ेट ऑफ इंडिया, उसमें भी आपको भारत का नेशनल एम्बलम नज़र आता है। इसका मतलब हमारे देश की पहचान है ये नेशनल एम्बलम। तो देखिए, अब समझते हैं कुछ फैक्ट्स कि भई इसको हमें ये तो पता है कि इसको जो है कहाँ से अडॉप्ट किया गया। तो हमें बताया था कि सारनाथ में जो लर्न कैपिटल है, वहाँ से हमारे नेशनल एम्बलम को अडॉप्ट किया गया। ये है ओरिजिनल नेशनल एम्बलम। एक्चुअली में उसकी कंडीशन कुछ ऐसी है क्योंकि जिस पिलर के ऊपर इसको रखा गया था वो टूट गया था और फॉर्च्यूनेटली किस्मत अच्छी थी कि ये जो पोर्शन था जो एक्चुअली में कैपिटल वाला पोर्शन इसे कहते हैं, ये बच गया था। तो ये इस समय इसे जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो म्यूज़ियम्स है उसमें रखा गया है, संग्रहालय में रखा गया है और ये एक पिलर की फ़ोटो है जो कि एक्चुअली में
एक सिंगल लैंड कैपिटल है, क्योंकि अशोक ने ऐसे लैंड कैपिटल्स एक नहीं लमसम 50 के आसपास ऐसे पिलर्स बनवाए थे, जहाँ पे उन्होंने लायंस, बुल्स और हॉर्सेस की ऐसी इमेजेस बनवाई थी, और हर एक जानवर का कोई ना कोई मीनिंग होता है। ये जो सिंगल आप यहाँ पे लायन देख रहे हैं, ये है लौरिया नंदनगढ़ करके एक जगह है बिहार में, वहाँ पे ये सिंगल लैंड कैपिटल है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा एक पिलर होता था और उसके ऊपर जो है इस कैपिटल को रखा जाता था। अब हम बात करेंगे अपनी लाइन, जो हमारा कैपिटल है उसके बारे में, उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना इसके डिजाइन को, क्योंकि सब कुछ यहीं छुपा है। क्योंकि अशोक जो थे वो बुद्धिज्म से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। हमें ये पता है कि जब उन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने वहां पे जो है काफी कत्लेआम मचाया था कलिंग के एरिया को जीतने के लिए, और जब उन्होंने उस एरिया को देखा जीतने के बाद वो उस एरिया में गए, तो वहां उनको सिर्फ और सिर्फ लाशें और दुख के अलावा कुछ नजर नहीं आया। तब उनको लगा कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, मेरा जीवन का उद्देश्य कुछ और होना चाहिए, मुझे लोगों की सहायता करनी चाहिए, उनकी खुशी के लिए काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने जंग लड़ने के लिए। तो इसी चीज को उन्होंने अडॉप्ट किया, और उसके बाद उन्होंने जब उनका जो है एक इंट्रोडक्शन हुआ बुद्धिज्म से, बुद्धिज्म का जो इम्पैक्ट था वो दिखता है आपको ये जितनी भी लैंड कैपिटल्स है वहां पे, क्योंकि बुद्धिज्म के मैसेज को ही स्प्रेड करने के लिए इन लैंड कैपिटल्स को बनाया गया था। अब हर एक पार्ट की एक अहमियत है। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो पिलर है, ये जो पिलर की हम बात कर रहे हैं, ये पिलर एक्चुअली में अर्थ को ही दिखाता है, और ये माना जाता है बुद्धिज्म के हिसाब से, ये माना जाता है कि ये जो पिलर है ये एकदम अर्थ के सेंटर में है। ठीक है, तो ये बात अब हमें क्लियर हो चुकी है कि इस पिलर में क्या बात कही गई थी कि ये पिलर कहाँ पे है, तो ये एकदम अर्थ के सेंटर में है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा अर्थ को ही सिग्निफाई करता है। इसके ऊपर काफी सारी बातें जो है अशोक ने भी लिखवाई, उसके बाद जो बड़े बड़े राजा आए उनके बाद, उन्होंने भी इन पिलर्स का इस्तेमाल किया अपने मैसेजेस को देने के लिए। उसके बाद आप जैसे ही आएंगे तो आपको एक कमल नजर आएगा, जिसे हम यहाँ पे बेस कहा जाता है, और उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड लोटस है, क्योंकि ये जो कमल है आप देखेंगे ये उल्टा है। अब ये कमल एक्चुअली में सिग्निफाई क्या करता है? ये कमल सिग्निफाई करता है बेसिक लाइफ को। ये एक हमारी लाइफ को दिखाता है कि भाई जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, जहाँ हम जो है काल में फंसे हुए हैं, जीवन और मृत्यु के जो है एक चक्र चल रहा है कि हम पैदा होते हैं, अपने कर्म करते हैं, मृत्यु होती है, फिर पैदा होते हैं। तो ये उस जो है बुद्धिज्म की फिलॉसफी में उस काल को ये दर्शाता है, ये जो उल्टा कमल है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये अबैकस होता है। अब ये अबैकस एक्चुअली में कई जगहों पे अलग-अलग फॉर्म में है। जैसे आप सिंगल लायन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगल में दिख रहा है। कई जगहों पे ये ड्रम में है, ड्रम फॉर्म में है। हमारा जो नेशनल एम्ब्लम है उसमें ये ड्रम की फॉर्म में है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस ड्रम की खासियत क्या है? देखिए, हमने जो है इन्वर्टेड लोटस की बात कर ली कि ये लाइफ को सिग्निफाई करता है। ऐसे हमारे जीवन के चक्र को सिग्निफाई करता है, जहाँ हम जीवन और मरण के जो है अनंत काल में फंसे पड़े हैं, बस वही चल रहा है। ये जो ड्रम है, इस ड्रम के ऊपर भी कुछ आकृतियाँ आपको दिखेंगी, जैसे कि घोड़ा है, एक लायन है, एक ऑक्स है, एक एलिफेंट है। अब अगर हम स्पेसिफिकली बुद्धिज्म के हिसाब से बात करें तो बुद्धिज्म ये कहता है कि भाई ये जो पिलर था ये कहाँ था? सेंटर ऑफ द अर्थ में था। तो वहां पे एक मेन एक अनावत तप्ता करके एक लेक है, और अनावत तप्ता का अगर आप हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो वो लेक, वो उसका जो है हिंदी में लिटरल मीनिंग होता है जिसमें कोई ताप ना हो, जिसमें कोई गर्मी ना हो। तो ये माना जाता है कि अर्थ के सेंटर में कोई गर्मी नहीं है, वहाँ पे एकदम एक बहुत ऐसी एक लेक है जो बहुत ठंडी है। और ये जो 4 जानवर आपके सामने हैं, हम बात कर रहे हैं लायन की, ऑक्स की, एलिफेंट की और हॉर्स की। इन चारों जानवरों में से 4 रिवर्स निकल रही हैं जो कि अर्थ के ऊपर जा रही हैं। अब हॉर्स जो है वो वेस्ट डायरेक्शन को सिग्निफाई करता है, ऑक्स जो है वो ईस्ट डायरेक्शन को सिग्निफाई करता है, एलिफेंट जो है वो साउथ को सिग्निफाई करता है, और जो लायन बने हुए हैं इस ड्रम के ऊपर वो नॉर्थ को सिग्निफाई करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि हर 2 जानवर के बीच में यहाँ पे आपको चक्र नज़र आएगा, और ये वही चक्र है जिसको हमारे नेशनल फ्लैग में अडॉप्ट किया गया है। और ये चक्र जो है इम्पोर्टेंस दिखाता है धर्म चक्र परिवर्तन के लिए। अब अशोक ने ये जो पिलर थे, ये बनाए तो बहुत जगह पे थे, लेकिन हमने इसको सारनाथ वाले पिलर को ही क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि देखिए एक तो इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अलग था, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे ज़्यादा जो बचा हुआ पोर्शन था, वो यही था। मतलब बाकी के जितने भी ऐसे पिलर्स थे वो डैमेज थे। तो अगर आप देखेंगे फीचर्स की बात, तो इसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स जो हैं अभी भी मेंटेन्ड हैं, इसीलिए इसको अडॉप्ट किया गया। सेकेंडली
ये बुद्धिज़्म के हिसाब से बात करें तो जो 4 लायंस हैं एक्चुअली में लायंस किसको सिग्निफाई करते हैं तो खुद गौतम बुद्ध को ही सिग्निफाई करते हैं क्योंकि उनको शाक्य मुनि कहा जाता था। गौतम बुद्ध को जो एक दूसरा नाम दिया गया था वो शाक्य मुनि था और शाक्य क्लैन से वो शाक्य वंश से बिलॉन्ग करते थे और शाक्य का मतलब जो होता है वो लायन ही होता है। तो ये जो 4 लायंस हैं ये एक्चुअली में आप देखेंगे इनके मुँह खुले हुए हैं और ये 4 जो सत्य हैं, जो नोबल ट्रुथ है बुद्धिज़्म के वो बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो खुद भगवान बुद्ध हैं वो 4 सत्य नोबल ट्रुथ हैं वो बुद्धिज़्म के वो बता रहे हैं और वो 4 सत्य क्या है? पहला है कि ट्रुथ ऑफ सफरिंग मतलब दुःख का जो सच है उसके बारे में। उसके बाद जो दूसरा है वो है ट्रुथ ऑफ द कॉज़ ऑफ सफरिंग जो सफरिंग है, जो दुःख है उसका कॉज़ क्या है? तीसरा है ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग मतलब अगर जो सफरिंग है आपकी, जो दुःख है वो खत्म होगा उसकी सच्चाई क्या है? और फिर ट्रुथ ऑफ द पाथ दैट फ्रीज़ अस फ्रॉम द सफरिंग इसका मतलब ये है कि वो रास्ता, वो पथ जिससे कि आपको जो है ये सफरिंग आपको इस दुःख से जो है छुटकारा मिलेगा। तो ये जो आप 4 लाइन देख रहे हैं, अब इम्पोर्टेंटली हमें ये चीज़ मालूम चल गई है कि ये 4 लाइन किसको सिग्निफाई करते हैं, तो खुद गौतम बुद्ध को सिग्निफाई करते हैं, जो कि अपने 4 नोबल ट्रुथ्स को चारों दिशाओं में फैलाने की बात कर रहे हैं। और इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं, यहाँ पे ये व्हील ऑफ लाइफ है और धर्म चक्र परिवर्तन को जो है, ये दिखाता है कि अब सारनाथ इसलिए मैथोलॉजिकली या हिस्टोरिकली इतनी इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि वहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला sermon दिया था। वहाँ पे उन्होंने पहली अपनी जो है अनुयायियों को बैठाकर पहली बार उन्होंने अपना उपदेश दिया था। तो इसीलिए सारनाथ की इंपॉर्टेंस जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का समापन। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जो वीडियो थी जहाँ पे हमने अपने नेशनल एम्बलम को डिस्कस किया है, अच्छी लगी होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पे पूछा जा सकता है क्योंकि मीडिया में रहा है तो एज़ अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर भी पूछा जा सकता है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो अपने देश के बारे में ऐसी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।